वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम HBSC 2023 क्लास 10th के सेट डी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम ए, बी और सी तीनों सेट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेट डी और सबसे पहले हम इसका सेक्शन ए जो कि MCQ क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर। इन ऑप्शंस में से कौन सा हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो आप यहां देखें, रूट 25 तो कंप्लीट रूट स्क्वायर रूट मिल जाएगा, ये 5 हो गया जो कि एक रैशनल नंबर है, और इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये भी हमारे रैशनल होते हैं। और ऑप्शन बी रूट 23 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा, तो ये हमारा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर इसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है हमसे, Which of the following is a quadratic equation? कि इनमें से कौन सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास x-2 इंटू एक्स प्लस 1 is equal to x minus 1 into x plus 3। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब यहां पूरी इक्वेशन के अंदर कहीं भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ रही है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं है। बी ऑप्शन पर आ जाइए। बी है 4x स्क्वायर प्लस 5 और 2x प्लस 7 का स्क्वायर। इधर ओपन कर लें, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 28x। 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस इक्वेशन में भी कहीं पर स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। सी पर आ जाइए, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। इसको इधर ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो क्वाड्रेटिक है। डी को आप चेक कर लो, तो इसमें क्यूब आ रहा है, तो ये एक क्यूबिक होगी। दैट मीन्स ऑप्शन डी भी हमारा इसके अंदर नहीं होगा। क्वेश्चन 3 को देखिए, द 10th टर्म ऑफ द AP 7, 13, 19 इज। हमें एक AP दे रखी है 7, 13, 19। इसकी 10th टर्म बतानी है। इसकी पहली टर्म तो है 7, कॉमन डिफरेंस है A2 माइनस A1 यानी कि 13 माइनस 7 इज 6। हमें निकालनी है 10th टर्म, यानी a प्लस 9d। a है 7, d है 6, तो ये हो जाएगा आपका 54 प्लस 7 इज 61, यानी कि आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके हमें जीरोज निकालने हैं, तो सॉल्व कर लें। मल्टीप्लाई -8 आनी चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर -2,
तो -4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें तो x -4, 2 कॉमन ले लें तो x -4 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x -4 कॉमन ले लें तो यहां बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 तब होगा या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी। x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि ये वैल्यूज दे रखी हैं? ऑप्शन सी, -2, 4 यही वैल्यूज दे रखी हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ को देखिए, इफ HCF ऑफ 54 एंड 336 इज 6, देयर LCM इज। LCM और HCF में एक रिलेशन होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जो LCM है वो हमें निकालना है। HCF हमें दे रखा है 6, नंबर्स हैं 54 इंटू 336। 6 से 9 टाइम मल्टीप्लाई कर लो। LCM इज इक्वल टू 3024। तो इसका जो LCM है यहां से वो 3024 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इज। हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, x - 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3x - 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आप यहां पर वैल्यू निकाल लें a1/a2, b1/b2, c1/c2 की। आप देखो तो यहां से आ रहा है a1/a2 दैट मीन्स 1/3, b1/b2 यहां से आएगा -2/-6 यानी कि 1/3, c1/c2 इज 5/10 यानी कि 1/2। आप चेक करें तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और वो बराबर नहीं है हमारा c1/c2 के। तो लाइंस कैसी होती हैं? हमारी लाइंस होती हैं पैरेलल, और पैरेलल लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं? पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है? जहां पर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो उनका सॉल्यूशन होता है। अब दो पैरेलल लाइंस इस तरीके से चलती हैं, वो कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। और अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। 7th को देखिए, 7 sec स्क्वायर a माइनस 7 tan स्क्वायर a। 7 कॉमन ले लें तो 7 sec स्क्वायर a माइनस 7 tan स्क्वायर a। sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a होता है 1, सो 7 इंटू 1 इज 7। तो इस टर्म की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? हमारे पास 7 है। सभी सेट्स के अंदर ये क्वेश्चन आया है, बस यहां जो कांस्टेंट लिखा हुआ है उन्हें हर क्वेश्चन में चेंज किया है। यहां 7 है, बाकी सभी में से वो कॉमन निकाला, ये 1 के बराबर, और काफी सिंपल क्वेश्चन ये हमें दे रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड ए सर्कल इज कॉल्ड। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है हमें यहां पर। तो क्या कह रहा है कि एक सर्कल और उस पर जो एक टेंजेंट है उसके कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
उसको क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उस फिलिंग द ब्लैंक के अंदर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस हमें क्या दे रखी है? 2.8 सेंटीमीटर, और हमें उस स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। यहां पे 4 आर है, पाई है 22/7, आर है 2.8 यानी 28/10। इसका स्क्वायर तो 2 बार लिख देंगे, 7 से 4 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स और 2 से 4 टाइम। आप इसे कैंसिल ना करें, 100 रहने दो, पॉइंट लगाने में आसानी होगी हमें। तो ये आ रहा है हमारा, यहां पे आ गया 16 × 22, 352 × 28/100। अब 352 और 28 की मल्टीप्लाई कर लो, $9856 दैट इज 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 10 देखिए, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। एक सेक्टर है जिसका कि एंगल थीटा है, तो उसकी लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। 2 से 180, तो फॉर्मूला हो गया πr/180। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन बी एग्जैक्टली सेम है, तो इसको आप टिक करेंगे यहां पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी आर 5 and 9 रेस्पेक्टिवली, देन इट्स 11th टर्म इज। हमें थर्ड और सेवंथ टर्म दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। थर्ड टर्म हमें दे रखी है 5 एंड सेवंथ टर्म हमें दे रखी है 9, और वो 11th टर्म हमसे पूछ रहा है। तो 11th या फिर कोई भी टर्म निकालने के लिए मुझे ए और डी मिल जाए, मैं फिर एपी की कोई भी टर्म बता सकता हूं। तो उसको निकालने के लिए मुझे इन दो वैल्यूज को यूज करना होगा। A3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं a + 2d 5, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। A7 को लिख सकते हैं a + 6d = 9, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। ये लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं हमारी, तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा a + 2d = 5, a + 6d = 9, माइनस 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 कैंसिल हो गया, -4d = -4, इससे ये कैंसिल हो गया, d की वैल्यू आ गई 1। d की वैल्यू 1 को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, a + 6 × 1 is 9 एंड a = 3। अब मैं इस AP की कोई भी टर्म बता सकता हूं। वो 11th पूछ रहा है, तो वो हो जाएगी a + 10d। a है हमारा 3 और d है हमारा 1, दैट इज 13। यानी कि जो इसकी 11th टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी? दैट इज 13, यानी कि ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन 12 को जरा समझें। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कि एक लाइन है, दैट इज DE, वो इस BC के पैरेलल है।
DE इज पैरेलल टू BC, और ये वाली लेंथ हमें दे रखी है 7.2 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, और मुझे ये AD निकालना है। तो जब DE जो है BC के पैरेलल है तो मैं यहां बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकता हूं बाई BPT, और हम क्या लिख सकते हैं, AD ओवर DB, AD ओवर DB जो है वो बराबर होगा किसके, AE ओवर EC के। तो बस यहां से बात बन जाएगी। AD तो हमें निकालना है, जो DB है वो है 7.2, AE है 1.8 और ये है 5.4। इससे ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, इसको इधर ले जाइए। 7.2 बाई 3, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10, 3 से 24 यानी 2.4 सेंटीमीटर। सो जो AD की लेंथ है वो 2.4 सेंटीमीटर आ रही है। तो आपको यहां पर BPT यूज कर लेनी है, और फिर BPT से हम इनके रेशो को इक्वल लिख सकते हैं। 3 वैल्यूज होंगी, एक पूछेगा, कोई सी भी एक नहीं बताएगा, 3 दे रखी होंगी और सिंपली निकाल सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 60 degree, then angle POA is equal to। कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P से किसी सर्कल पर 2 टेंजेंट डाली गई है और उनका नाम है PA और PB। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और ये जो टेंजेंट्स है ना, एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर एंगल 60 डिग्री का बनता है। मतलब ये वाला जो पूरा एंगल है वो 60 डिग्री का है। हम जानते हैं इस पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब हम यहां पर लिख सकते हैं, और ये एंगल हमें बताना है, दिस एंगल POA। तो बस कुछ नहीं, आप यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करें कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, और बस काम हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल PAO, यहां पर एंगल APO प्लस एंगल PAO प्लस POA, सभी का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, बिकॉज दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। APO हमें दे रखा है 30, PAO है 90 और POA हमें निकालना है 120। इधर ले जाएंगे, एंगल POA इज 180 माइनस 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। मीन्स एंगल POA जो है वो हमारा 60 डिग्री के बराबर होगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट हमें यूज करना है, और यहां पर इस एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स of 2 similar triangles are in the ratio 4:9, the ratio of their areas is। तो काफी सिंपल है। हमारे पास एक थ्योरम होती है, देखें आप, मान लीजिए ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं ABC और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास PQR। 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो इनकी साइड्स का रेशो, मैं आपसे कहूं कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है वो बराबर होगा इनकी साइड्स के रेशो के स्क्वायर के। AB ओवर PQ का स्क्वायर
इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर का स्क्वेयर, बी सी ओवर क्यू आर का स्क्वेयर, कि इनके जो एरिया का रेशो है वो इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमें साइड्स का रेशो दे रखा है, दैट मींस ए बी ओवर पी क्यू हमें दे रखा है 4/9, ये निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा, यानी 4/9 का स्क्वायर, दैट इज 16/81, यानी 16:81। सो ऑप्शन ए को आप इसके अंदर टिक करेंगे। आप बोले सर क्या इतना ही हमें हर बार करना होगा? नहीं, अगर आपको साइड्स का रेशो दे रखा है और एरियाज का निकालना है तो रेशो का स्क्वायर कर दो। आप चेक कर लें, हमें दे रखा था 4:9, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 16:81 मिल गया। केवल इतना करना है। और अगर एरियाज का रेशो दे रखा है तो आप उसका स्क्वायर रूट कर दो और फिर जो रेशो है उसका स्क्वायर रूट कर दो तो हमें साइड्स का मिल जाएगा। साइड्स का मिल जाएगा जब हम रेशो का स्क्वायर रूट कर देंगे। मतलब मान लो कि हमें एरियाज का रेशो दे रखा होता 16:81 और साइड्स का निकालना होता तो दोनों का स्क्वायर रूट यानी 4:9। केवल इतना करना है क्योंकि अपने को एक्सप्लेनेशन नहीं दिखानी है, एमसीक्यू है, केवल आंसर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन आप समझें, दो पॉइंट हैं, लेट्स से ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,6। ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 3 का 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब बस कैलकुलेट करें, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया √50। √50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2। 25 का रूट हो गया 5√2 और डिस्टेंस नहीं दे रखी है तो 5√2 यूनिट्स। ऑप्शन डी को आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशो 1:2 इंटरनली आर। सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे कैसे? दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। यहां पॉइंट दे रखे हैं 4, -1 और -2, -3, ये दे रखे हैं और इसको कोई पॉइंट C है जो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है तो C के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, M को इधर N को इधर, तो इसके होते हैं mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। when it's dividing it into the into internally, when its C point is dividing this line AB internally और एक्सटर्नली करता है तो यहां माइनस साइन आएगा। अब यहां पर तो डिवीजन इंटरनल है तो करें, ये आ जाएगा 1 इंटू -2 इज -2, 2 इंटू 4 इज 8/2 प्लस 1 इज 3, 1 इंटू -3 इज -3, यहां पे -2 ओवर 2 प्लस 1 इज 3, तो ये आ गया 6/3 दैट इज 2 -5/3। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। सो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सेक्शन ए तो हो गया फिनिश। अब आप देखें सेक्शन बी।
क्या कह रहा है? शो दैट 4 + √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें यह शो करना है कि 4 + √5 इर्रेशनल है। ये तो हमें पता चल रहा है कि रैशनल में इर्रेशनल ऐड हो रहा है, तो नंबर तो इर्रेशनल है। अब इसको इर्रेशनल प्रूव करना है, तो इसको हम प्रूव करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। आप पूछें सर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है कि पहले हम ये मान लेंगे कि ये नंबर रैशनल है, फिर रैशनल वाली कंडीशन लगाएंगे और फिर अंदर से कहीं इसमें एक यूनिवर्सल फैक्ट को चैलेंज करने वाली बात आएगी कि ये बात गलत होती है और ये बात गलत होती है और आपने इसे सही बोल रखा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो हमारी गलती की वजह से इस क्वेश्चन से आ रहा है, और फिर हम अपनी गलती मान के ये बोल देंगे कि 4 + √5 क्या है? इर्रेशनल है। अब देखिए करते कैसे हैं। हम मान लेते हैं दिस इज क्वेश्चन 70, लेट 4 + √5 इज इर्रेशनल नंबर। सॉरी, इर्रेशनल तो करना है, तो रैशनल मान लेते हैं। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो 4 + √5 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम, मतलब इनका HCF 1 है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू। 4 को इधर ले जाओ, P/Q - 4, एलसीएम लोगे तो P - 4Q/Q। इस टर्म को ध्यान से देखो, P और Q दोनों ही इंटीजर हैं, तो ये वाली टर्म क्या हो गई? ये तो रैशनल हो गई। हम बोलेंगे सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, सो ये जो टर्म है P - 4Q/Q इज रैशनल। अब आप चेक करो कि राइट हैंड साइड तो क्या है? रैशनल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? रैशनल होगी बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म का नेचर है वही राइट हैंड साइड वाली का होगा। सो √5 इज रैशनल। अरे देखो यहां तो गलती हो गई ना, हमने तो पढ़ा है कि √5 आपका इर्रेशनल होता है और यहां तो √5 रैशनल आ रहा है। देयर अराइज अ कॉन्ट्राडिक्शन। हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल। कि ये तो इस बात के अपोजिट हो गया कि √5 इर्रेशनल होता है, और ये सही बात है कि √5 जो है वो इर्रेशनल होता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है अपोजिट बात, विरोधाभास बोलते हैं जिसको। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ है? क्योंकि हमने कोई ना कोई गलत बात मान ली है। तो हम बोल देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। अब हमने गलती मान ली है। देखो हम बोल रहे हैं कि हमारे गलत मानने की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है, तो हमने मान लिया कि हमसे गलती हुई है और ये बात हमारे गलत अजम्पशन की वजह से आई है। सो 4 + √5 इज इर्रेशनल। तो ये जो टर्म है हमारी वो इर्रेशनल आएगी। ये है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, किसी भी नंबर को रैशनल या इर्रेशनल प्रूव करने के लिए। नाउ सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्या कह रहा है हमसे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर √2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली, जिसके जीरोज का सम और प्रोडक्ट हमें दे रखा है। मैं मान लेता हूं लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि उस पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा हैं। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो ही जीरोज होंगे। सो अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है √2 और अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है दैट इज 1/3। सो ऐसी पॉलिनोमियल को निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज गिवन बाय वो हमें मिलेगी किससे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आप बोलें सर ये k क्या है? देखो कुछ बुक्स के अंदर इस k का नोटिफिकेशन ये कहें कि जो k की वैल्यू रखना सिखाया जाता है, और कुछ बुक्स के अंदर डायरेक्ट ही ये इक्वेशन बताई जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो हम जिन बुक्स के अंदर ये होता है वहां k की वैल्यू 1 होती है। आप इस k को लगाएंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। हम बोलें कि आप बोले सर अगर k ना लगाएं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं सही है, बट k को लगाना और भी ज्यादा सही है। तो k को हमेशा रखना है, और नहीं रखना चाहो तो हटा भी सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2 एक्स प्लस अल्फा बीटा है हमारा 1/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अगर आप k नहीं लेते हो तो यही ये आंसर है आपका। अगर k ले रखा है तो इसको बाहर ले आओ, k/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2 ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये k भी कांस्टेंट है और k/3 भी कांस्टेंट है, तो हम इसको एक अलग कांस्टेंट बड़े k से नाम दे रहे हैं। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या है कि ये आंसर कई बुक में दिया हुआ होता है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये 3 कहां गया, ये 3 कहां चला गया। तो k/3 को जो कांस्टेंट है मैंने उसे कुछ और नाम दे दिया। अब कांस्टेंट k/3 हो या k हो या फिर कुछ और हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये कांस्टेंट k/3 को मैंने k नाम दे दिया है, और कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, दैट्स वाई इसको k बोल दिया, और यही हमारा आंसर होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग कार्ड। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। 52 कार्ड्स में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 52 हैं, उसमें किंग कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं। हर एक शूट में एक किंग होता है, तो चारों किंग में से कोई एक किंग निकल सकता है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/52। लेट E denotes the event of getting a king। एक किंग का आना हमने E इवेंट मान लिया। सो P ऑफ E क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे भाई? 4 किंग हैं, चारों में से कोई एक आ सकता है। सो 4/52 यानी कि 1/3
13, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। तो एक किंग आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/13 होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, कि k की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, तभी हमारी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं। तो बस यही कंडीशन हम लगाएंगे। द गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहां पर आप लिखोगे रूट्स of this equation are equal if b स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 हो जाए तो इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। b क्या है? k, माइनस a है 2 और c है हमारा 3 इज इक्वल टू 0। 24 हो गया, इधर जाके प्लस का हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6, 4 बाहर आके हो जाएगा 2। सो k की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6 के लिए हमारी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p will the following pair of linear equation have no solution? हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं और p की किस वैल्यू के लिए इन लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आप समझो, द गिवन इक्वेशंस आर वो हमें दे रखी हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस p माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2p प्लस 1। इन दोनों को नाम दो और स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड विद a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले वाली को 1 के साथ, दूसरे वाली को 1 के साथ। तो a1 क्या है? 3 है, b1 क्या है? 1 है, c1 क्या है? 1 है, a2 है 2p माइनस 1, b2 है p माइनस 1, c2 है 2p प्लस 1। अब वो कह रहा है कि p की किस वैल्यू के लिए द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। किन्हीं भी दो इक्वेशंस के पास नो सॉल्यूशन तब होते हैं जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मीन्स लाइन्स पैरेलल हों। तो ये कंडीशन हम यूज करने वाले हैं। द फॉलोइंग पेयर हैज नो सॉल्यूशन इफ a1 अपॉन a2, या फिर हम कहें नो सॉल्यूशन सो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर होगा, वो बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। तो a1 है 3, b1 है 1 और c1 है 1।
ये हमारा 2p माइनस वन, p माइनस वन, और ये है 2p प्लस वन। अब चेक कर लो, ये दोनों बराबर हैं तो इन्हें इक्वल ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू p माइनस वन और यहाँ पे 2p माइनस वन। 3p माइनस 3 इज 2p माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा 3p माइनस 2p इज माइनस वन प्लस 3, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 2। तो p की वैल्यू 2 के लिए इन इक्वेशंस के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये कंडीशन माइंड में रखनी है और केवल इसे यूज करते ही आप p की वैल्यू निकाल पाओगे। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. अब आप क्वेश्चन समझो कि एक सर्कल है जिसकी की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है और इस सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई 5 और इस पॉइंट से इस पर एक टेंजेंट डाली गई है। ये वाली लेंथ हो जाएगी 4 क्योंकि रेडियस है एंड दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो ओ ए बी वो कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट बता दो। दिस ओ ए is 5 centimeter, OB is the radius of circle, so ये 4 सेंटीमीटर हो गई। So now in triangle OBA, in triangle OBA, तो यहां पर क्या होगा, OB का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे प्लस बी ए का जो स्क्वायर है वो ओ ए के स्क्वायर के बराबर होगा। ये ओ बी का स्क्वायर हमें दे रखा है 4, ये 16 हो गया। बी ए का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा 25, इधर ले जाओ। बी ए का स्क्वायर इज 25 माइनस 16 दैट इज 9 और बी ए किसके बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के, इधर रूट ले जाएंगे। सो बी ए इज 3 सेंटीमीटर। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, केवल पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है और हमें यहां पर इसकी वैल्यू बता देनी है। इसके बाद सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5, कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो एपी का कंसेप्ट यूज करेंगे। आप पहले देखो कि 5 डिजिट के नंबर शुरू कहां से होते हैं, 3 डिजिट के 100 से, और 999 जो है वो लास्ट 3 डिजिट नंबर है। अब 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर जो 5 से डिविजिबल होता है वो 100 ही होता है। इसके बाद 105, इसके बाद 1110 और आखिरी होता है 995। इसके बाद कोई 3 डिजिट नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो बस ये बताना है कि ये कितने हैं। आप लिखें 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 आर, वो हैं 100, 105, 1110 एंड 995। अब आप चेक करो, यहां पर A तो है हमारे पास 100, कॉमन डिफरेंस है 5 और nth टर्म है 995। वी नो दैट जो nth टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म है हमारे पास 995, a है हमारे पास 100, n निकालना है और d है 5। इसको इधर ले जाओ,
n माइनस 1 इंटू 5 इज 995 माइनस 100 दैट इज 895। 5 इधर आ जाएगा, n माइनस 1, 5 से 1 यहां पे आ गया आपका 3, 179। n माइनस 1 इज 179, n इज इक्वल टू 179 प्लस 1 दैट इज 180, सो n इज इक्वल टू 180। तो 5 से कितने नंबर डिविजिबल होंगे? 183 डिजिट नंबर जो हैं वो डिविजिबल होंगे। तो आप बोलें 183 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 5। तो 183 डिजिट नंबर जो हैं 5 से डिविजिबल होंगे। क्वेश्चन 24 देखिए, ए बॉक्स कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जो बॉक्स है, उसमें 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, और उस बैग से एक बॉल निकाली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज, पहला क्वेश्चन है रेड हो, दूसरा क्वेश्चन है रेड ना हो। तो हम पहले बैग का डाटा लिख लेते हैं। बैग कंटेन्स, बैग में है आपके 3 रेड प्लस 5 ब्लैक, ये बॉल्स हैं, यानी कि टोटल 8 बॉल्स हैं। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लेट E denotes the event of getting a red ball, कि हमें एक रेड बॉल मिली। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे आप चेक करो, वो कितने होंगे भाई? कितनी रेड बॉल है? 3 है, तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे? 3 ही हो जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वो होगी फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, आप लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, वो क्या है हमारी? PE है, यानी कि फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हैं 3 और टोटल हैं 8, तो ये आ गई रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा हमें निकालना है रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए रेड बॉल। अब आप चेक करें, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि हमें निकालना है P ऑफ नॉट रेड। तो इसको, जिसको कि हम P E बार से भी दिखाते हैं, अगर E इवेंट रेड आने का है तो 1 माइनस PE, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 3/8, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 5/8। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लिया PE0 जो इवेंट है वो रेड बॉल ना आने का इवेंट है, अपॉन फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब फेवरेबल क्या हो जाएंगे कि रेड ना हो, जो रेड नहीं है वो कितनी बॉल है यहां पर? 5 बॉल हैं, तो फेवरेबल हो गए 5 और टोटल तो अभी भी 8 है। कैसे ही कर लो आंसर सेम ही आएगा, फेवरेबल से कर लो या 1 में से सब्ट्रैक्ट करके कर दो, इट्स अप टू यू, जो मेथड कन्वीनियंट लगे उससे सॉल्व करें। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो क्या है, एक सर्कल में एक कोड है, क्वेश्चन को समझें। सर्कल के अंदर एक कोड है,
जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है इस तरीके से, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर्स का एरिया बता दीजिए, यानी कि माइनर सेक्टर का भी और मेजर सेक्टर का भी। सो रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा है हमारे पास 60 डिग्री बाई 360 इंटू पाई इंटू आर यानी 10 का स्क्वेयर 100। 6 टाइम 2 से 3 2 से 50, तो ये आ गया 50 पाई बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आप चाहो तो पाई की वैल्यू रख लो, अदरवाइज मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पाई को रहने दो। अब माइनर सेक्टर का एरिया तो हमें मिल गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब मेजर के लिए आप देखें तो पूरे सर्कल में से मैं यदि ये वाला एरिया सबट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। तो हम यही करने वाले, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर यानी 10 का स्क्वायर, माइनस ये आया है 50 पाई बाई 3, 100 पाई माइनस 50 पाई बाई 3, एलसीएम ले लो 3, ये आ जाएगा 300 पाई माइनस 50 पाई यानी कि 250 पाई बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेजर सेक्टर का एरिया। मेजर सेक्टर का एरिया आप एक और तरीके से निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, 360 माइनस थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा मतलब ये वाला एंगल। अब ये तो थीटा दे रखा है, अब 360 माइनस थीटा यानी 300 बाई 360 पाई इंटू 100, यहां पे आ गया। दिस इज 6 से 5 टाइम और 6 से 6 टाइम, 2 से 50, 2 से 3, ये आ गया 250 पाई बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे ही निकाल लो, एरिया सेम ही आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. Find the fraction. दो कंडीशन दे रखी हैं। पहले हम फ्रैक्शन मान लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन इज x by y. This is 27. Let the fraction is x by y. According to first condition, पहली कंडीशन क्या कह रही है हमसे, वो लगाओ इस पर। इफ 1 वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 जोड़ दो, एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x प्लस 1 बराबर आएगा y माइनस 1 के। इसको इधर और इसको इधर ले जाओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये पहली इक्वेशन आ गई। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, इफ फ्रैक्शन रिड्यूस इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगी। यहां आ गया 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आ गया सेकेंड। इन दोनों को सॉल्व कर लो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो और वही फ्रैक्शन है हमारी। तो करने के लिए क्या करते हैं हम, फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सबट्रैक्ट कर देते हैं।
x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस प्लस माइनस, माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू आ गई 3। इस x की वैल्यू 3 को आप किसी में भी डाल दो, फर्स्ट या सेकंड में, यहां आ जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इधर ले जाओ, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 यानी माइनस का 5, y इज इक्वल टू 5। सो फ्रैक्शन इज x और y दोनों मिल गए, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 3/5। क्वाइट सिंपल, केवल कंडीशंस को यूज करें और इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर बात बन जाएगी। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट पॉसिबल देन सॉल्व इट। तो पहले तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को चेक करना है कि कैसे रूट एग्जिस्ट करते हैं, और अगर रियल रूट हैं तो उन्हें निकाल दो। तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चलता है कि रूट्स कैसे होंगे। द गिवन इक्वेशन इज, वो है 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसको नाम दे दो फर्स्ट। कंपेयरिंग फर्स्ट विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a है हमारे पास 9, b है हमारे पास -6 और c है 1। हम निकाल रहे हैं b² माइनस 4ac, -6 का स्क्वायर 4 इंटू 9 इंटू 1, 36 माइनस 36 इज 0। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आ रहा है, दैट मीन्स द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हम बोलेंगे सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं हमारे पास। तो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 3x का स्क्वायर, 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1, दोनों को 0 के बराबर रखो। 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3, x इज इक्वल टू 1/3। सो रूट्स आर, भाई यही कह रहा था ना वो, अगर रियल रूट हैं तो निकाल दो। तो ये रियल हैं, इक्वल बेशक से हैं बट रियल हैं, तो हमने ये दोनों ही क्या कर दिए हैं, रूट्स यहां पर निकाल दिए हैं।